हाय एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। आज की किताब स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है व्हाई इज स्टूडेंट वर्क फॉर सी स्टूडेंट, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं एक एजुकेशनल क्राइसिस है। जी हाँ, फर्स्ट वाले चैप्टर में रॉबर्ट टी कियोसाकी आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं कि फाइनेंशियली इम्पोर्टेंट स्टाफ स्कूल में नहीं बल्कि घर में पढ़ाया जाना चाहिए। स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों और टीनेजर्स का नंबर फास्ट इंक्रीज हो रहा है। हालांकि अभी करिकुलर्स में फाइनेंशियल एजुकेशन को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली है। तो ये किताब फाइनेंशियल एक्सपीरियंस देगी जिसके बारे में आपने स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो ऑथर यहाँ पर मानते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से गरीब और अनएजुकेटेड लोग नहीं हैं बल्कि अमीर लोग हैं। आज के एजुकेशन सिस्टम में लॉन्गेस्ट लैग इन टाइम यानी कि टाइम गैप काफ़ी ज़्यादा है। अ लैग इन टाइम किसी भी आइडिया के कंसीविंग और उसके एक्चुअल इम्प्लीमेंटिंग के बीच का डिफरेंस होता है। एक बार आप इस बुक से ये नॉलेज लेंगे तो आगे अपने बच्चों को भी ये नॉलेज पास कर सकते हैं ताकि आप उनको बगैर पैसे दिए भी फाइनेंशियल हेड स्टार्ट दे सके। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने डिसाइड किया कि वो आर्मी की अपनी जॉब को छोड़ करके ऐसे सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे जिनके बारे में स्कूल या कॉलेजेस में रूटीनली नहीं पढ़ाया जाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फेरी टेल इज ओवर। कहने का मतलब ये कि पुराने टाइम में लाइफ किसी फेरी टेल जैसी इजी होती थी, जहाँ कॉलेज जा कर के डिग्री लेते थे और किसी कंपनी में आपको एक हाई पेइंग जॉब मिल जाती थी जिससे आप अपने सारे स्टूडेंट लोन्स चुका देते थे। लेकिन बदकिस्मती से अब वो बात नहीं रही। आजकल एक स्टूडेंट्स की लाइफ किसी रोड ट्रिप जैसी होती है। पहले कॉलेज जाना, ग्रेजुएट होना और स्टूडेंट्स लोन्स के साथ में इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है जो एक्चुअल में स्टूडेंट को और भी पुअर बना देता है। और ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की वजह से ना सिर्फ अमेरिका बल्कि सारी दुनिया के स्टूडेंट्स जॉबलेस घूम रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है और ये साइकिल चलता ही जाता है। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे को कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो बस अब उसकी लाइफ बिल्कुल सेट है। कॉलेज में एडमिशन मिलना लाइफ सक्सेस नहीं है। और जिस प्रकार लोग लो वेजेस पे काम कर रहे हैं उस पर यही साबित होता है। कई मशहूर कैरेक्टर्स जैसे कि जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तो अपनी स्कूली एजुकेशन भी फिनिश नहीं की थी। तो पॉइंट ये है कि आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए जो आपको फूड चेन के टॉप तक में ले जाए। जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी का माइक नाम का एक फ्रेंड था जिसके पापा का निकनेम रॉबर्ट के अकॉर्डिंग रिच डैड था। रिच डैड मोस्ट ऑफ द टाइम रॉबर्ट के साथ मोनोपोली खेला करते थे। तो रॉबर्ट के लिए एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था। लेकिन रॉबर्ट के डैड को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद थी। उन्हें लगता था कि उसे खेलने के बजाय होमवर्क करना चाहिए। रॉबर्ट रिच डैड के लिए फ्री में काम किया करता था क्योंकि रिच डैड रॉबर्ट के माइंड से पैसे के लिए काम करने का आइडिया मिटा देना चाहते थे। वो चाहते थे कि रॉबर्ट एक कैपिटलिस्ट बने। फ्यूचर में रॉबर्ट ने फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए कई सारी कंपनी खोली जहां बोर्ड गेम प्रोड्यूस किया जाते थे जिससे लर्निंग एक्सपीरियंस ईजियर और फन हो। दूसरा था कि मनी के बारे में आर्ग्यूमेंट के बजाय ओपनिंग डिस्कशन करना। मनी प्रॉब्लम हर घर में डिस्कशन होनी चाहिए ताकि इस बारे में ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज हो और ऐसे सॉल्यूशन मिल सके जो नॉर्मली किसी के माइंड में नहीं आते हैं। इसी के साथ आगे बात करते हैं प्रिपेयर योर चाइल्ड फॉर द वर्स्ट। जी हाँ, ऑनेस्ट और रूड होने के बीच में एक फाइन लाइन है। सेम चीज़ अप्लाई होती है जब आप अपने बेबी को फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को लाइफ की रियलिटी से बचाने की कोशिश बिल्कुल ना करें और ना ही ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स बने। उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार करें। बच्चों के सामने 4 मेन प्रॉब्लम्स आती है जो उन्हें शायद फेस करनी पड़े और उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। फर्स्ट प्रॉब्लम है बड़े होने की। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि डेक्लाइनिंग इकोनॉमिक्स के साथ गवर्नमेंट के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होंगी कि सबको ज़रूरी हेल्थ केयर और फैसिलिटीज़ और पेंशन वगैरह प्रोवाइड की जाए। और बढ़ती उम्र अपने साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी लेके आती है जैसे कि मल्टी जनरेशन हाउसिंग, मतलब कि पेरेंट्स बच्चों के घर रहने चले जाते हैं या फिर बच्चे पेरेंट्स के घर मूव हो जाते हैं। केस जो भी हो, लेकिन इसमें हाउस ओनर के खर्चे ज़रूर बढ़ जाते हैं।
जैसे कि एक डायग्राम है जिसे हम कैश फ्लो के नाम से जानते हैं। ये डायग्राम हमें कैश फ्लो हमें बताता है कि कोई भी इंसान 4 तरीके से काम कर सकता है। दूसरा आता है अपनी खुद की दुकान खोल करके, और तीसरा आता है एक बिजनेसमैन बन के, यानी जहाँ पर आप और लोगों की मदद से बिजनेस चलाते हैं। और चौथा आता है इन्वेस्टर, जहाँ पे आप अपना पैसा किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसे ड्यूरेबल करते हो। तो इन 4 प्रोफेशन में से एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को सबसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसीलिए अपने बच्चों को स्कूल भेजने और उन्हें अच्छे से सिक्योर जॉब करने के लिए जब आप उन्हें एनकरेज करते हैं, तो इसका यही मतलब है कि आप उन्हें ज़्यादा टैक्स पे करने के लिए सलाह दे रहे। चाहे फिर बेशक आप इस कॉन्सेप्ट को ना भी समझे, तो इसके पीछे आइडिया यही है कि ऐसा सेक्टर चूज किया जाए जहां आपको कम टैक्स देना पड़े। हालांकि बच्चों को डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि वे अपने चॉइसेस के हिसाब से डिसाइड करें कि उन्हें क्या बनना है। किसी बड़े बिजनेस को ज्वाइन करना या इन्वेस्टर सेक्टर में जाने के लिए कोई स्पेसिफिक एजुकेशन लेवल या एज नहीं होती। इसके लिए सिर्फ हार्ड वर्किंग ट्रस्टवर्दी लोगों का साथ चाहिए। एक पेरेंट का सबसे क्रूशियल रोल होता है अपने बच्चे में लर्निंग की हैबिट को डेवलप करना। अगर आपके बच्चे ने बी और आई सेक्टर ज्वाइन करना सीख लिया तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा प्रोफेशन चूज करेगा। ऑथर को लगता है कि टैक्सेस गरीबों का पैसा चुराने का एक तरीका है बस, और टैक्स पे करना कोई नेशनल ड्यूटी नहीं होती। और इस चोरी के पीछे की वजह है लेक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। और ये कहावत है कि जो पास्ट याद नहीं रखते अक्सर इसे दोहराते हैं। दोज दैट कैन नॉट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। जी हाँ, पास्ट जनरेशन ने हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखा। आज की दुनिया को टैक्स पेयर के रूप में जाना जा सकता है जो डे बाय डे गरीब होते जा रहे हैं और बैंकर्स अमीर होते जा रहे हैं। तो अपने बच्चे को फाइनेंशियल हेड स्टार्ट देने के लिए रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को चैलेंज की तरह लीजिए, जहां आप उन्हें डिफरेंट सोल्यूशन ऑफर करें और उसके साथ मैटर को डिस्कस करें। आगे जानते हैं विंडोज़ ऑफ लर्निंग के बारे में। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें पैसे की इम्पोर्टेंस पता चलती है। आपका बेबी $1 और $5 के बीच में डिफरेंस समझने लगे तो उसके फाइनेंशियल एजुकेशन को आप स्टार्ट कर दीजिए। हम बच्चे की लाइफ का लर्निंग फेज 3 विंडो में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट विंडो है क्वांटम लर्निंग, जो कि पैदा होने से 12 साल के एज के बीच है। ये लर्निंग का वो फेज है जहाँ पर पेरेंट्स को पता चल जाता है कि उनका बेबी उनका ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा यानी कि म्यूज़िक और आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, ज़्यादा यूज़ करता है, या राइट हिस्सा यानी कि लीनियर बुक्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। तो टीचिंग के लिए गेम्स को बेस्ट टूल इसलिए माना जाता है क्योंकि ये सेम टाइम में हमारे ब्रेन के दोनों हिस्सों को एंगेज रखता है, जो कि लर्निंग प्रोसेस को इमोशनल और मेंटल दोनों बनाती है। फर्स्ट लर्निंग विंडो की सिग्निफिकेंस यही है कि हमारा ब्रेन अनयूज्ड पार्ट को इरेज कर देता है, और यही वजह है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ लर्निंग डिफिकल्ट होती जाती है। लर्निंग के सेकेंड विंडो को रिवेलियस फेज कहा जाता है। ये 12 से 14 उम्र के बच्चों में आता है। बच्चे पेरेंट्स की बातों को कॉन्ट्रैक्टिंग बिहेव करते हैं, यानी कि पेरेंट्स जो बोलते हैं बिल्कुल उसके ऑपोजिट चलते हैं। बच्चे ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि उनमें क्यूरोसिटी रहती है। इस पीरियड की सिग्निफिकेंस ये है कि टीनेजर्स स्पेस में अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। थर्ड लर्निंग विंडो 24 से 36 साल की होती है, और ये टाइम है जहाँ पर एक अडल्ट प्रोफेशनल लर्निंग करता है और उसकी फैमिली लाइफ स्टार्ट हो चुकी रहती है। इस फेज के सिग्निफिकेंस है कि लाइफ अचानक पैसे के पीछे घूमने लगते हैं। अगर आपने पहले वाले 2 फेजेस में अच्छे से लर्न किया है तो बेटर चांस है कि आपका थर्ड फेज काफ़ी अच्छा रहेगा। रॉबर्ट एक स्टोरी बताते हैं कि कैसे उनके रिच डैड उन्हें गेम्स ऑफ मोनोपोली सिखाया करते थे। रिच डैड का मानना था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आप ग्रेजुएशन के बाद ले सकते हो। रिच डैड 2 बड़े एफिशिएंट तरीके से सिखाते थे जिससे कॉम्प्लेक्स स्टफ भी सिंपलर और रिपीटेटिव लगता था। आज रॉबर्ट जो कुछ भी है उसमें इन 2 एलिमेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। रिच डैड ने उन्हें समझाया कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं।
तो उन्होंने समझाया कि एसेट्स यानी कि संपत्ति पैसा आपके जेब में डालती है और लाइबिलिटीज़ यानी कि जिम्मेदारियां पैसा आपकी जेब से निकलवाती है। और ये समझना रॉबर्ट के लिए एकदम सिंपल था। रॉबर्ट क्लियर करते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चे को हमेशा गुड ग्रेड की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनके बच्चे किस फील्ड में जीनियस है। नेक्स्ट वो कुछ टिप्स देते हैं ताकि आप बी और आई सेक्टर्स में बेस्ट बन सके। पहली बात तो ये है कि आपको हर फील्ड में बेस्ट लोग रिक्रूट करने होंगे जो आपके बेस्ट एडवाइजर्स बन सके। सेकेंड चीज़ है, आपको अपनी मदर लैंग्वेज की ही मल्टी लैंग्वेज सीखनी होगी, यानी कि हर प्रोफेशन की लैंग्वेज। फाइनली आपको हर किसी के साथ रेस्पेक्टफुली पेश आना सीखना होगा। जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को रेस्पेक्ट देते हैं तो वो भी 10 गुना ज़्यादा काम करते हैं, वो भी सेम सैलरी में। जी हाँ, बिजनेस इंडस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि बिजनेस कोई डेमोक्रेसी नहीं है। एम्प्लॉयज़ को वही करना पड़ता है जो उनके एम्प्लॉयर उनसे चाहते हैं। उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता कि काम कैसे करना है। कॉन्सिक्वेंटली एम्प्लॉयर ही सारे लॉस को अपॉर्ड करता है, ना कि एम्प्लॉय। ए और सी स्टूडेंट के बीच में मेजर डिफरेंस यही है कि ए स्टूडेंट फाइनेंशियली सिक्योरिटी देखता है, यानी जबकि सी स्टूडेंट हमेशा ऐसे डिसीजन लेकर के रिस्क लेने को रेडी रहता है जो उसके फाइनेंशियल लाइफ को लाइन पर ला करके रख देते हैं। ए स्टूडेंट बैड पीपल नहीं है, बस वो थोड़ा ऐसा रिस्क लेने से डरते हैं जो उन्हें एकदम अमीर या गरीब बनाते हैं। अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको किसी भी सेल्स ट्रेनिंग रूट में खुद को स्टेबलाइज करना होगा। फिर आपको लर्न करना होगा कि कैपिटल के लिए ओपीएम यानी कि अदर पीपल्स मनी को कैसे यूज किया जाए। इसका एक तरीका है कि आप रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट कोर्सेज की हेल्प ले सकते हैं। हर बच्चे को हमेशा एक्टिव लर्नर होना चाहिए, फिर चाहे वो उनका फील्ड कुछ भी हो। इसके पीछे पॉइंट ये है कि वो जो चाहे फील्ड चूज कर सकते हैं, उसमें मनी इनकॉर्पोरेटिव जरूरी है। और यही वजह है कि पेरेंट्स बच्चों की फाइनेंशियल एजुकेशन जितनी जल्दी हो उतना बेटर होगा। एक और चीज़ कंसीडर करनी चाहिए कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करें। जो हो गया उसका रिग्रेट ना करें, बल्कि अपने एक्सपीरियंस में भी कुछ अच्छी चीज़ें ढूंढें। और अब आगे जानते हैं वाई वैलिडिक्टोरियस फेल्ड, यानी कि फुटबॉल प्लेयर्स को देखिए कि आपको लगता है कि जो प्लेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव्स लेता है और नॉर्मल से हट करके खेलता है उसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, या उस प्लेयर को जो सेफ सिक्योर मूव्स लेता है उसे किया जाता है। सेम चीज़ बिजनेस लाइफ में भी अप्लाई होती है। स्टडीज़ और रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि जो स्टूडेंट अच्छे ग्रेड्स लाते हैं जरूरी नहीं कि वो आगे चल करके हाई सैलरी जॉब मिले। एक स्टूडेंट रोज रूल्स फॉलो करने में अच्छा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेगा। और एक स्टूडेंट ये सोचते हुए बड़ा होता है कि मिस्टेक करना बुरी बात है, और यही चीज़ उसे एक सिक्योर फेज में रहने को मजबूर करती है। और जैसा कि फुटबॉल के एग्जाम्पल से हम बोल सकते हैं कि एक डिफेंडर बनकर के सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको अटैकर बनकर के सक्सेस ही मिलेगी। एस और ई सेक्शन की सक्सेस बी या आई सेक्शन की सक्सेस गारंटी नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। आगे जानते हैं वाई रिच पीपल गो ब्रोक, मतलब ये कि रियल स्टोरी है जो बताती है कि लाइफ में चेंज की इम्पोर्टेंस है। और इसे कैसे समझें, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओल्ड टाइम में ग्रीस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेशन हुआ करता था जिसने बाकी दुनिया को आर्ट नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट दिया। तो बैंक करप्सी के बाद में ग्रीस अब दुनिया के इकोनॉमिकली वीक देशों में से एक है। अगर ग्रीक इस बात को समझ लेते कि बदलाव को नहीं रोका जाता तो आज ग्रीस की हालत शायद डिफरेंट होती है। तो एक चीज़ जो वक्त के साथ बदल रही है लेकिन ये स्कूल्स में नहीं सिखाए जाते, वो है कंटेंट वर्सेस कॉन्टेक्ट। यानी स्कूल कॉन्टेक्ट पर फोकस करता है जैसे कि रीडिंग और राइटिंग, लेकिन ये कॉन्टेक्ट यानी कि पर्सन पर फोकस नहीं करता। अपना कॉन्टेक्ट चेंज करना लाइफ सेविंग हो सकता है। वो टोन चेंज कर दीजिए जिस टोन में तुम खुद से बात करते हो। आई विल नेवर बी रिच के बदले में खुद को बोलिए ब्रिंग मोर चैलेंज। अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो 3 टाइप के इनकम को समझना बहुत ज़रूरी है, ऑर्डिनरी, पैसिव और पोर्टफोलियो। ऑर्डिनरी है पे चेक मनी और जिस पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है। पैसिव है जब आपको कैपिटल गेन्स मिलता है, और पोर्टफोलियो होता है रेंटल मनी जिस पर सबसे कम टैक्स होता है।
तो 7 टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं जो डिफरेंट माइंड के लोगों में पाई जाती है, और ये है वर्बल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, बॉडी काइनेस्टिक, स्पैटियल, म्यूजिकल, इंटरपर्सन और इंट्रापर्सनल। और सक्सेस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जहाँ कोई पर्सन कोई भी एक्शन लेने से पहले खुद से सवाल करता है। हाई इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी वाले लोगों को अक्सर ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है, ही इज कूल अंडर प्रेशर। कुछ लोग इमोशनली डेवलप नहीं हो पाते, हालांकि वो फिजिकली और मेंटली डेवलप्ड होते हैं, लेकिन ये चीज़ बिजनेस की दुनिया के लिए बहुत ही नुकसानदायी है, हार्मफुल है। और ऐसे लोग माइंड ग्रैब्स नहीं कर पाते, जो कि मनी ग्रैब्स करने से बेटर है, क्योंकि आपका माइंड ही आपको रिच बना सकता है, अमीर बना सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई जीनियसेस आर जेनियस, यानी कि बच्चों की प्रॉब्लम ही यही है कि वो टोटली पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, और एक ग्रेटर स्कूल में स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं। यानी अमेरिका अब फील करते हैं कि उन्हें अमेरिकन ड्रीम फुलफिल करने का पूरा हक है। रॉबर्ट टी कियोसाकी अब ये फील करते हैं कि द बैटल ऑफ द सोल कैपिटलिज्म बुक से एक कोट एक्सप्लेन करते हैं कि मैनेजरियल कैपिटल और टू कैपिटलिस्ट के बीच 2 डिफरेंस है। मैनेजरियल कैपिटलिस्ट बिजनेस के ऑनर नहीं होते, उन्हें तो बस पेमेंट मिलती रहती है, चाहे बिजनेस लॉस में हो या फिर प्रॉफिट में। लेकिन ट्रू कैपिटलिस्ट बिजनेस ऑनर होते हैं जो फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं। स्कूल से ग्रेजुएट होने वाले लोग ज़्यादातर 20 स्टूडेंट होते हैं जो कुछ बाद में चलकर ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स वो लोग होते हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है और हाई पेड होती है, फिर चाहे वो काम अच्छा करे या बुरा। कुछ लोग शायद ये सोचे कि फाइनेंशियली लोग एजुकेटेड होंगे तो वो और भी ज़्यादा ग्रीडी होंगे। इनफैक्ट सच्चाई इससे अपोजिट है, जबकि फाइनेंशियली एजुकेटेड होते हैं तो वो ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं और अपने रिसोर्सेज पर कंट्रोल करते हैं। कोई भी कैपिटलिस्ट ग्रीडी यानी कि लालची लोगों से बच के नहीं जा सकता, लेकिन ये भी सच है कि अगर बैड पार्टनरशिप है तो गुड पार्टनरशिप भी है। लोगों के ग्रीडी होने की वजह बेसिकली प्रॉपर स्कूल एजुकेशन ना मिल पाना है, जो कि मास्लो सेकेंड लेवल सिक्योरिटी में फेल हो जाते हैं। और मेन प्रॉब्लम है कि मास्लो सेकेंड लेवल फुलफिल करने में फेल होते हैं तो इसका रिजल्ट होता है गरीबी में बढ़ोतरी, और फिर ये मोर लेवल ऑफ वायलेंस को बढ़ाता है। अब आगे जानते हैं पार्ट 2 इंट्रोडक्शन। क्यों ए स्टूडेंट बिजनेस लाइफ में कामयाब नहीं हो पाते हैं? क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया है कि सिर्फ एक ही राइट आंसर होता है, और ये बात बिजनेस लाइफ में सच नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें स्कूल में पढ़ाए जाने वाले नॉवेल्स, जिससे क्रिश्चियन कैरोल भी यही आइडिया सपोर्ट्स करते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो अपने माइंड में 2 अपोजिट आइडियाज़ को लेकर चलते हैं, फिर भी एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। तो इस किताब का सेकंड पार्ट मेनली एजुकेशनल इंटेलिजेंसी के बारे में है, कि जैसे कैसे अपोजिंग आइडियाज़ को एक्सेप्ट करके मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज़ को अप्रिशिएट किया जाए, और उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखे जो आपको हमेशा टैबू लगते रहे, जिनसे आप दूर भागते रहे हैं। आगे जानते हैं अब द एंटाइटलमेंट मेंटेलिटी के बारे में, जिसे बच्चों को लगता है कि उनके पेरेंट्स उनको फूड प्रोवाइड कराने के लिए एंटाइटल्ड है। वैसे ही हमारे स्कूल ग्रेजुएट भी सोचते हैं कि गवर्नमेंट से सिक्योरिटी पाने के लिए वो एंटाइटल्ड है, यानी गवर्नमेंट ही उन्हें जॉब वगैरह प्रोवाइड कराएगी। तो ये मेंटेलिटी स्कूल में ओरिजिनेट होती है, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर्स खुद ये सोचते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से बेटर लिविंग की फैसिलिटीज़ दी जाएगी। अब आगे जानते हैं अनदर व्यू ऑफ इंटेलिजेंस। एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग यही है कि आप खुद काम करके प्रॉफिट कमाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप लोगों को हायर करते हैं, जॉब पे रखते हैं, उन्हें पे करते हैं और अपना प्रॉफिट भी कमाते हैं। एक एग्जांपल है मूविंग द लोन, यानी जब तक लोन काफ़ी बड़ा नहीं है ये ड्यूरेबल है। एक बार जब ये बढ़ता जाता है तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप इसे करने के लिए, इसे कंप्लीट करने के लिए लोगों को हायर करें। अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना सिखाइए, और ये भी सिखाए कि वो कैसे टीम बना सकते हैं और किस तरीके से बाकी सबकी मदद लेकर के और खुद के मिनिमम एफर्ट्स से प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। आगे जानते हैं अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन रिपोर्ट कार्ड्स। जी हाँ, नॉर्मल सीक्वेंस कुछ यूँ होता है, आप हाई ग्रेड से साथ स्कूल पास करते हैं, आपको एक हाई सैलरी वाली जॉब मिल जाती है, और फिर आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों के साथ साथ में खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। आप फिर अपने पेरेंट्स से पैसे उधार लेते हैं और फिर रिस्क पर लाइफ का गुजारा चलता है।
पे चेक से पे चेक पर डिपेंड रहते हैं। ये सब ओरिजिनेट होता है स्कूल्स में बैलेंस शीट्स के बदले इनकम स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करने से। अर्ली एज से ही फाइनेंशियल एजुकेशन में इम्पैक्ट देने से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच में डिफरेंस पता चले और कैसे पता चले कि कैसे लाइबिलिटीज़ किसी और के लिए एसेट्स बन जाती है। जैसे कि आप घर के लिए बैंक से लोन लेते हैं तो आपको हर महीने उसकी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, तो ये आपके लिए लाइबिलिटी है। लेकिन बैंक के लिए ये लोन एक एसेट से बड़ी संपत्ति है, क्योंकि बैंक को हर महीने पैसे मिल रहे हैं। तो अपने बच्चों को इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझाइए, इसी चीज़ों से शुरू करें जो कि उन्हें पता हो और उनमें इंटरेस्ट पैदा करे इस बारे में और जानने के लिए। अब आगे जानते हैं अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन ग्रीड, यानी कि हम में से बहुतों का ड्रीम होता है कि हम मिलेनियर बने। क्या आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के मिलेनियर होते हैं? फर्स्ट है नेट वर्थ वाले मिलेनियर। ये वो लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी की वर्थ काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन उनका कैश फ्लो उतना ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए इन्हें डेली एक्सपेंसेस की फिक्र रहती है। सेकंड होते हैं हाई इनकम वाले मिलेनियर, जो हर महीने पैचेक लेते हैं और इनके पास काफ़ी कैश रहता है, लेकिन ये फिर भी रिस्क साइड पर है क्योंकि उनकी जॉब कभी भी जा सकती है। फाइनली होते हैं कैश फ्लो मिलेनियर्स। ये वो लोग हैं जिन्हें अपने एसेट से कैश मिलता है और ये सच में काफ़ी रिच होते हैं। आप अपने बच्चों को मिलेनियर्स के बीच का डिफरेंस भी अच्छे से बताएं, उन्हें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें समझाएं, उन्हें पूरी फ्रीडम दे जो वो बनना चाहते हैं। इसी के साथ आगे जानते हैं अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट, यानी कि जी हाँ, रिच बनने का एक एफिशिएंट तरीका ये है कि आप उधारी अपने फेवर में यूज करना सीखें। उधारी हैंड ग्रेनेड की तरह है, इसे केयरफुली नहीं पकड़ेंगे तो ये आपको ही उड़ा सकता है, और आपने देखा भी होगा। तो अपनी उधारी से गोल्ड बनाने के लिए आपके पास प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए। हालांकि रिस्क बहुत है और जो भी उधार यूज करके रिच बनना चाहता है एक झटके में सब कुछ गंवा भी सकता है। दुनिया में बहुत से फाइनेंशियल क्राइसिस इसीलिए क्रिएट होते हैं क्योंकि लीडर्स फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं हैं, जिससे एसेट्स और लायबिलिटीज़ के डिफरेंस का पता बताना होगा कैसे वो कंट्री को इकोनॉमिकली सेव कर सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन आपके बच्चे की लाइफ में एक हेड स्टार्ट और एडवांटेजेस देते हैं जो उन्हें किसी भी टाइप के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा। देखा गया है कि ऐसे बच्चे लाइफ में कम फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करते हैं जिन्हें पता रहता है कि डिफरेंट टाइप के डेब्ट यानी कि उधारी क्या होती है और उन्हें कैसे अपने फेवर में यूज किया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन टैक्सेस। कुछ लोगों को लगता है कि अमीरों पर टैक्स लगाने से कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब जरा ये सोचिए, आप किसी स्मार्ट बंदे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात की पूरी चांसेस है कि वो अपनी ट्रिक से बचने का कोई रास्ता भी ढूंढ निकालेगा। सेम यही टैक्सेस के साथ है कि क्यों अमीर लोग कोई ना कोई लीगल तरीका ढूंढ ही लेते हैं टैक्सेस से बचने के लिए। आगे जानते हैं वर्ड की पावर बहुत ही कमाल की होती है। वर्ड्स यानी कि शब्द इतने पावरफुल हो सकते हैं कि बच्चे के फ्यूचर को अफेक्ट कर सकते हैं। वर्ड्स हर्ट कर सकते हैं या हील कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं या डिस्करेज करते सकते हैं। एक मिलीनियर बनना हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हर क्लास की अपनी लैंग्वेज होती है, इसीलिए आप भी अमीरों की तरह बात करना स्टार्ट कर दें। मनी की अपनी वोकेबलरी होती है जो आपको बाय हार्ट लर्न करनी है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तो मनी वर्ड्स होते हैं, इनकम, एसेट्स, किसी सेल्स पर्सन के वर्ड आपसे वो चीज़ खरीदवा सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, और ऐसा बहुत बार आपके साथ हुआ भी होगा और ये आजकल कॉमन हो गया है। फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल एडवाइजर्स में एक बड़ा फ़र्क है। एजुकेशन की वैल्यू बड़ी है क्योंकि एजुकेशन आपको बताती है कि क्या करने के लिए क्या स्टडी करना है, जबकि एडवाइस आपको डायरेक्टली बताती है कि क्या करना है। अपने बच्चे की वोकेबलरी एक्सपेंड करें, उसमें मनी वर्ड्स और उनके मीनिंग को इंक्लूड करें, उन्हें वर्ड्स की अनलिमिटेड पावर के बारे में बताएं और ये भी कि सिंपल वर्ड्स आपके थिंकिंग का तरीका चेंज कर सकती है। और फिर फाइनेंशियल लेवल को भी उन्हें सिखाएं कि फाइनेंशियल एडवाइस नहीं बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और जानते हैं अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन गॉड एंड मनी। अगर इसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए तो बाइबल में कोई वर्सेस हैं जो पैसे के बारे में बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बाइबल में गरीब, मिडिल, अमीर हर क्लास के बारे में वर्सेस हैं। इसमें आपको जो सही लगे वो आप चूज़ कर सकते हो।
रिलीजन की स्पिरिचुअल और रिलीजियस साइड हो सकते हैं, जैसे कि नाम से जाहिर है स्पिरिचुअल साइड लव ऑफ गॉड की बात करता है, उसके फियर की बात नहीं है। इसमें मनी जनरोसिटी का नतीजा है, ग्रीड का नहीं। ये चीज़ बिजनेस लाइफ में भी अप्लाई होती है। आपको बेटर ट्रीट करने वाले लोग हमेशा मिलेंगे जो आपके अमीर होते ही आप पर लो सूट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी आपके प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। अपने बच्चे के साथ प्रिंसिपल ऑफ फेथ डिस्कस करें, उसे कॉन्सेप्ट ऑफ जनरोसिटी और कैसे इसे रिटर्न करना है ये भी सिखाएं। आइए अब आगे जानते हैं द 10 अनफेयर एडवांटेजेस ऑफ अ फाइनेंशियल एजुकेशन। अपने बच्चे को अगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं तो उसे 10 यानी कि 10 इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस जरूर सिखाएं। पहला है अपनी इनकम को ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पैसा अपने वैल्यू खो सकता है, जैसे कि 1971 के बाद में हुआ था। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि अपनी इनकम को कैसे चेंज करें तो आप कभी भी फंस सकते हैं। नंबर 2, ज़्यादा जनरस बने। ग्रीड मेनली इनसिक्योरिटी से पैदा होती है। अगर आपका बच्चा पूरी तरीके से सिक्योर फील करेगा तो वो ज़्यादा जनरस होगा। 3, लोअर टैक्स यानी कि टैक्स में छूट। इसके लिए सिंपली ज़्यादा जॉब प्रोड्यूस करके हाउसिंग फैसिलिटीज़ वगैरह दे करके लोगों को टैक्स में छूट दी जा सकती है, जैसा कि गवर्नमेंट को करना चाहिए। 4 यानी कि 14 है अमीर बनने के लिए डेप्थ यानी कि उधारी को यूज़ करें। जैसे कि कई चैप्टर्स में ये एक्सप्लेन किया गया है कि आप अच्छे उधार का इस्तेमाल करके एसेट्स जमा कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। 5वां है अपनी ज़रूरतों को बढ़ाइए। जैसे कि अगर आप $50,000 की एक फरारी कार लेना चाहते हैं तो इसके लिए पैसा मत दीजिए, सेम अमाउंट पे एक शॉप रेंट लीजिए या ख़रीद लीजिए और फिर उससे जो इनकम होगी उससे कार खरीद लीजिए। कुछ और एक एडवांटेजेस है जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस है। वेल्थ जमा करने के डिफरेंट तरीके समझिए, अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करके रखिए। रिटायर यंग और लॉ कंपनसेशन यूज़ कीजिए। आजकल लोगों के एटलीस्ट 2 प्रोफेशन तो होने ही चाहिए, एक खुद के लिए और एक पैसा कमाने के लिए। तो अपने बच्चे को एक्सप्लेन करें कि एजुकेशन का मतलब बीइंग फेयर और इक्वलिटी नहीं है। उसे डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम के बारे में बताएं। उसके लिए एक एक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे उसे ज़्यादा लर्निंग और डिस्कस करने का मौका मिले। उन्हें रियल वर्ल्ड फेस करने के लिए अभी से तैयार करना स्टार्ट कर दें। आगे है बी द फेड, यानी अपना खुद का पैसा प्रिंट करने के अलावा क्या आप सुने आपके पास जिससे आप अमीर बन सकते हैं? नथिंग, कुछ नहीं। ऐसा तब होता है जब आप किसी कंपनी के ओनर होते हैं और ये पब्लिक हो जाए। अगर आपको पैसा चाहिए और आपकी कंपनी पब्लिक हो तो सिंपली ज़्यादा शेयर बेचें। इनफैक्ट कोई भी बिजनेस मनी प्रिंटिंग बिजनेस बन सकता है, फिर चाहे आप छोटी सी शॉप में लेमिनेट बेचें या किसी बड़ी सी पब्लिक कंपनी में मालिक हो। अपने बच्चों को अभी से बिजनेसमैन बनने के लिए एनकरेज करें। उन्हें एनकरेज करें अपने लिए टीम ऑफ एक्सपर्ट्स बनाने के लिए जो उनके फ्यूचर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो मुद्दा मामला ऐसा है और फाइनल थॉट्स और कंक्लूजन यही है कि घर ही वो जगह है जहाँ बच्चा सबसे पहले सीखना स्टार्ट करता है। अपने बच्चे के लिए बेस्ट लविंग होम बनाएं। लव एक प्रीशियस गिफ्ट है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता। अपने घर को इससे बहुत ही कीमती तोहफे से भर दें। फाइनेंशियल दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि स्कूल की एजुकेशन बदलने के साथ कदम से कदम मिला करके चल नहीं पा रहे हैं। फॉर्चुनेटली बच्चे टाइम के साथ चेंज एडप्ट कर लेते हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम नहीं कर पाती है। इसीलिए अपने बच्चों को गेम्स के थ्रू लर्निंग कराते रहे, उन्हें हमेशा एंगेज रखें। इसके लिए एजुकेशनल गेम काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं जिसमें आपका बच्चा लॉन्ग टाइम तक इंटरेस्ट ले सके। लर्निंग बाय एग्जाम्पल्स यानी एग्जाम्पल दे करके सिखाना शायद टीचिंग का बेस्ट तरीका है। लर्निंग को सेलिब्रेट करें और अपने बच्चे के लिए एग्जाम्पल सेट करें। उसे हमेशा नई नई चीज़ें डिस्कवर करने के लिए एनकरेज करें। इसी के साथ ये समरी यहीं ख़त्म होती है। ये समरी आपको कैसी लगी, कॉन्सेप्ट जो है इसके बारे में आपका क्या कहना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आप फॉलो करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं अपने बिजनेस में या अपने बच्चों को प्रोवाइड करने वाले हैं, इस किताब में बताने वाले हैं, वो सब आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही ये चैनल न्यू है तो आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। आपको कुछ अच्छा नहीं लगा हो तो वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।